इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस 1 का मॉड ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए विच इज इवन, विच इज इवन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मैं 1 का रिलेशन 2 के साथ करूँ, 1 का रिलेशन अगर मैं 2 के साथ करूँ तो 1 और 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1, और वो क्या होगा, ऑड होगा। मुझे ऑड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इवन वाले चाहिए, ठीक है। तो 1 का रिलेशन फिर किसके साथ आएगा, 3 के साथ। खुद देख लीजिए 1,3 इज इक्वल 1,3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉडुलस 1 माइनस 3, मॉडुलस 1 माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3 का 1 माइनस 3 का क्या हुआ आंसर, -2, -2 का मॉड क्या हुआ, +2 विच इज इवन, विच इज इवन। अब आपको क्या करना है इसमें कि अब मैं एक एक करके इस तरीके से तो करूंगा नहीं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। इसके बाद आप ये लिखें therefore r will be, r क्या हो जाएगा, हमें पहले रिलेशन बताना है कि रिलेशन है क्या। तो r क्या हो जाएगा वो देखो जरा, r हो जाएगा भाई 1 1 1 का देखिए फिर किसके साथ में रिलेशन हो रहा है, 1 1 1 3 है ना, और 1 4 तो नहीं होगा, 1 5 होगा, ठीक है। तो ये वो सारे पेयर हो गए जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसी तरह से 2 से स्टार्ट होने वाले देख लो। तो सबसे पहला क्या होगा, देखो 2 1 तो होगा नहीं, 2 1 तो नहीं होगा, तो 2 2 और 2 4, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से ना मैं एक कंक्लूजन पर पहुँच रहा हूँ। वो कंक्लूजन क्या है कि अगर ऑड नंबर्स का डिफरेंस लिया जाएगा तो इवन आएगा, या इवन नंबर का डिफरेंस लिया जाएगा तो इवन आएगा। अगर ऑड और इवन का डिफरेंस ले लेंगे तो वो ऑड ही आएगा, तो वो ऑड ही आएगा। और ऐसा आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में 10th में देख चुके हैं, ठीक है। तो वो कोई ज़रूरत नहीं है कि अब वो चीज़ याद हो या ना हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 3 उठा लीजिए। तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर तो ऑड के साथ ऑड ही पेयर बनाओ फिर, 3 1 3 3 और 3 5, ये हो गया। इनका डिफरेंस इवन ही आएगा, ठीक। उसके बाद फिर 4, तो 4 का रिलेशन 4 2 और 4 4, 4 क्या है, इवन नंबर, तो इवन का इवन के साथ ही रिलेशन बनेगा। इवन और इवन का डिफरेंस ही इवन आएगा, और ऑड का डिफरेंस ही इवन आएगा। 4 4 हो गया। फिर 5 पर आ जाओ, तो 5 5 1 5 3 5 5, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही हमारे पास ये पूरा का पूरा रिलेशन आ गया, तो अब मैं बता सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब मैं बता सकता हूँ। तो आप ये कहेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है कि आप रिफ्लेक्सिवनेस चेक करना चाह रहे हैं इस रिलेशन की, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप ये कहेंगे सिंस 1 1 सिंस 1 1 कॉमा 2 2 और डॉट 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 5 5, ये सारे ही इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे भाई, जो सेट में, जिस सेट में से रिलेशन निकला है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, वो सारे अवेलेबल हैं। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। ये सारे उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore R is reflexive, R is reflexive। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ऑनलाइन वाले बता दें भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। रिफ्लेक्सिविटी के बाद में सिमेट्री। सिमेट्री मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री, तो सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री में हमें ये देखना है कि जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 1 है, वो 1 1 का अपोजिट 1 1 अवेलेबल है, 1 3 का अपोजिट 3 1 अवेलेबल है, 1 5 का अपोजिट 5 1 वो भी अवेलेबल है, 2 2 का अपोजिट 2 2 यही है अवेलेबल है, 2 4 का अपोजिट 4 2, 3 1 का अपोजिट 1 3, 3 3 का अपोजिट 3 3, 3 5 का अपोजिट 5 3, 4 2 का अपोजिट 2 4,
4 का अपोजिट 4 5 1 का अपोजिट 1 5 5 3 का अपोजिट 3 5 और 5 5 का अपोजिट खुद 5 5। तो ये सारे अवेलेबल हैं। तो अब इसमें पूरा सब कुछ लिखकर नहीं दिखाना है, बस एक सेंटेंस लिख देना है आपको। रिलेशन आपने यहाँ पर डिफाइन कर ही दिया कि ये रिलेशन है। अब आपको एक सेंटेंस लिख देना है, वी कैन सी दैट फॉर every AB belonging to R, there is a pair BA belonging to R, so capital R is symmetric। इसका मतलब कैपिटल R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो किसी भी रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस होने के लिए कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या देखना होगा? ट्रांजिटिविटी में ये देखना होगा कि AB अगर सेट में है और BC अगर है तो AC भी होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं कि 1 1 है, 1 1 है, तो दूसरा एलिमेंट इधर 1 है, तो अब मुझे वो वाला ढूंढना है जिसका पहला एलिमेंट 1 हो। तो पहला एलिमेंट 1 ये रहा, तो अब 1 3 एग्जिस्ट करेगा इसमें या नहीं? तो हम ये कहेंगे हाँ ये रहा 1 3। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि 1 3 अलग से लिखा हुआ हो कहीं पर। ठीक है, कि 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब A, B है तो 1 3 भी है, यानी कि B, C। मुझे क्या देखना है, ये जो दूसरा एलिमेंट है, तो मुझे फिर वो वाले सारे पेयर देखने हैं जहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। तो 1 1 है, तो अब पहला एलिमेंट 1 यहाँ पर है, तो फिर पहला और ये आखिरी ये आपस में रिलेट करे या नहीं वो देखना है। मतलब A B का भाई है, B C का भाई है, तो A और C दोनों भाई भाई होंगे, वो चीज़ है। तो 1 और 3, हाँ जी 1 और 3 है। इसी तरीके से 1 और 5, तो फिर 1 और 5 ये बिलोंग करता है इस रिलेशन में, हम ये कहेंगे हाँ जी ये भी बिलोंग करता है। इसी तरीके से अब 1 1 वाला तो सारा हो गया, 1 वाला सारा हो गया। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, अब इस 1 3 को उठा लो यहाँ पर, 1 3 को 1 3 उठाया, इसको मैंने चेक कर लिया तो इस पर आपने एक टिक लगा लिया। फिर 1 3 को उठाया, तो 1 3 को जैसे ही आप उठाएंगे तो आप ये कहेंगे कि अब मुझे अगला एलिमेंट ऐसा देखना है, अगला एलिमेंट देखना है कि भाई जिसमें पहला एलिमेंट 3 हो। ठीक, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट 3 किसका है? इसका है, ये पहला एलिमेंट 3। तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 एग्जिस्ट करता है, हम कहेंगे हाँ जी ये रहा 1 1। फिर 1 3 है, 3 3 है, तो क्या 1 3 एग्जिस्ट करता है? तो हम कहेंगे हाँ जी ये रहा 3। ठीक है, तो अब एक एक एलिमेंट चेक करेंगे, एक एक एलिमेंट चेक करने में थक जाओगे, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। जब कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि आपको इसको ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो वो एक एक एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन बनाकर दिखा दिया ना यहाँ पर। कोई एक या दो पेयर देख लिए, फिर जैसा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है वैसे ही सेंटेंस वहाँ पर लिख लो। आपको टफ कौन सा क्वेश्चन पड़ेगा? आपको टफ वो वाला क्वेश्चन पड़ेगा जहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो उस वाले क्वेश्चन में एक एक चेक करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक पेयर भी अगर ऐसा हो गया जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब आप कह देंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चेक करने का फायदा ही नहीं। मुझे पता है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस होगा ही होगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल यही लाइन लिख देंगे, मतलब डेफिनेशन ही लिख देंगे इसकी। वी कैन सी दैट फॉर एवरी AB belonging to R and BC belonging to R, every AB belonging to R and BC belonging to R, there is a pair AC belonging to R, so capital R is symmetric. So capital R is symmetric. Sorry, transitive. Transitive. ठीक है, हाँ बताओ। आपने कहा था कि 1,1 है, then 1,3 है, तो इसमें अभी इसका B चेक करना है, A चेक करना है, बाकी से मैं बताता हूँ। जैसे हमारा ये है कि AB बिलोंग कर रहा है R में,
ठीक है, एंड BC बिलोंग कर रहा है R को ट्रांजिटिव में। तो हमें ये देखना है कि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उठा दो, तो हम कैसे उठाएंगे, एक एक ऑर्डर्ड पेयर उठाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे शुरुआत वाला उठा लिया मैंने, 1 1 उठा लिया, 1 1 उठा लिया। अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो देखूंगा। तो दूसरा वाला एलिमेंट यानी कि B देखना है, तो B देख लिया मैंने। फिर मैं ये देखूंगा कि ये B जो है ये फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन से पेयर में लिखा हुआ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पेयर में भी 1 फर्स्ट प्लेस पर लिखा हुआ है और इस पेयर में भी 1 फर्स्ट प्लेस पर लिखा हुआ है, और कहीं पर 1 फर्स्ट प्लेस पर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये फर्स्ट प्लेस पर 1 यहाँ पर है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या पहला और आखिरी एलिमेंट A और C क्या ये भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो मैं ये देखूंगा 1 और 3 मौजूद है, हम ये कहेंगे हाँ जी है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 3 आप कहोगे नहीं, वो मेरे को 1 3 अलग लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए ऑर्डर पेयर, वो सेम भी हो सकता है। हम ये कहेंगे कि हाँ 1 3 है यहाँ पर अवेलेबल। इसी तरह से फिर अगला देखेंगे, इसका दूसरा एलिमेंट 1 तो इसका पहला एलिमेंट 1। तो अब आप इसका पहला और इसका दूसरा वाला चेक करो, 1 और 5 क्या है इसमें अवेलेबल, यस अवेलेबल है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन ये आएगा कि प्रूव दैट इट इज ट्रांजिटिव, और एक क्वेश्चन आएगा चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। अगर चेक वाला क्वेश्चन आता है तब आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि चेक वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चेक वाले क्वेश्चन में आपको एक एक एलिमेंट चेक करके देखना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये 1 1 है, सॉरी 1 3 है, 1 3 और फिर 3 1 ये। अब अगर मान लो यहाँ पर 1 1 ना होता, मान लीजिए यहाँ पर 1 1 नहीं होता, आप ये कहते 1 3 है 3 1 है लेकिन 1 1 नहीं है, तो आप तभी ये कह देते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको किस क्वेश्चन में करना होता है, जहाँ पर वो बोलेंगे कि चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो चेक वाले में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें रिलेशन हो गया और जो फंक्शन वाला हो गया, दोनों में ही ना अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, इस रिलेशन को डिफाइन करके और मैंने सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखने वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसमें हम सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं, ठीक। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमको पता है कि वो बोल रहे हैं कि अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन कैपिटल आर मतलब ऑन ऑड रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर के लिए मैं रोस्टर फॉर्म तो नहीं बना सकता, तो वो फिर हमको सेट बिल्डर फॉर्म से ही डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को करने के अलग अलग तरीके हैं, इंटरेस्टिंग हैं। कई क्वेश्चंस बिल्कुल अलग तरीके के आपको नजर आएंगे। तो पहली बार में थोड़ा सा अजीब लग सकता है ये चैप्टर, ठीक, लेकिन दूसरी बार जब रिवाइज करने बैठोगे तब आसान लगेगा। ठीक है, इसीलिए हाँ जी बोलिए सर। आप एक बार स्पेशल केस बता दीजिए ट्रांजिटिविटी की। अभी बता रहा हूँ स्पेशल केस। अच्छा, इसीलिए ज़्यादातर स्कूल्स में ये वाला चैप्टर, अब आपकी क्लासेस फर्स्ट से है ना, तुम्हारी थर्ड से, तुम्हारी भी शायद फर्स्ट या सेकंड से ही हो रही है और तुम्हारी सेकंड से। तो ऐसा भी हो सकता है ये चैप्टर करवाएं ही ना, अभी ना करवाएं, इस चैप्टर को बाद में करवाते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चे को ये लगने लगता है कि कैसा अजीब सा चैप्टर है, इससे तो हम 11th में भी बचते थे, अब ये फिर आ गया 12th में। तो वो शुरुआत ही मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट से करवाएंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है। तो हमने अब ये कर दिया है शुरू, ये करने के बाद में फिर अगला मैट्रिसेस ही करवाऊंगा मैं भी स्टार्ट, ठीक है ना। तो जल्दी हो जाएगा वैसे ये चैप्टर में कुछ है नहीं। हाँ जी, स्पेशल केस जरा देखिएगा। स्पेशल केस में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी का स्पेशल केस ये होता है कि हमें क्या देखना होता है ट्रांजिटिविटी में। ट्रांजिटिविटी में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कि ए बी शुड बिलोंग टू आर एंड बी सी शुड बिलोंग टू आर, ठीक है। अभी ये बी सी जो है ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा अगर इसका दूसरा एलिमेंट मैं ढूंढूंगा ना, मैं ढूंढूंगा कि ये तो मेरे पास ए बी हो गया, BC कैसा, BC का मतलब क्या है कि मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के तौर पर कहाँ पर मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मान लो यहाँ पर 1 1 है, मान लो यहाँ पर 1 1 है और मेरे पास 1 3 और 1 5 है ही नहीं, 1 3 और 1 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि AB तो है लेकिन BC नहीं है, ठीक है। तो अगर AB मिल रहा है किसी रिलेशन में और BC मिल ही नहीं रहा है तो आपको चेक ही नहीं करना है, आप सीधा बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव है, आप सीधा बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केस होता है इसका, बीच में कहीं पर भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ट्रांजिटिव है, हाँ EC भी नहीं
AC मेरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर देखो AB है, BC है और फिर AC नहीं मिल रहा है, तब तो मैं कहूँगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और अगर AB है और BC ही नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा ट्रांजिटिव है भाई, सीधा सीधा बोल दूंगा कि ये ट्रांजिटिव है, इसको चेक ही नहीं करना है आपको, ठीक है। तो AB के साथ में BC मिले, अगर AB के साथ में BC मिल रहा है तो AC का मिलना ज़रूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर AB के साथ में BC मिल ही नहीं रहा है तो सीधा बोलो ट्रांजिटिव है। ये स्पेशल केस है, जब भी बीच में क्वेश्चन आएगा मैं रुक कर स्पेशली आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइए उसमें, समझ गए वास्तव, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। तो ये कहानी हो गई कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। सो कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसमें क्वेश्चन में आगे भी इन्होंने पूछा है, ये बोल रहे हैं शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपने रिलेशन पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे कि from the defined relation capital R, from the defined relation capital R, we see that from the defined relation capital R, we see that we see that, अब इसमें आप क्या करें, यहाँ पर लिखें 1 3 5 और इधर भी लिख लीजिए 1 3 5 1 3 5 1 3 5, ठीक। तो उन्होंने बोला शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट करते हैं 1 3 5 वाले जो एलिमेंट्स हैं। 1 3 5 निकले कहाँ से, 1 2 3 4 5, इसी में से ओरिजिनल जो सेट है, जो मदर सेट है उसमें से निकले। तो 1 3 और 5 सिर्फ 1 3 और 5 के साथ ही रिलेट करते हैं, वो हमने देख ही लिया। 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 के साथ। 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 के साथ। 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 5 के साथ, ये हमने चेक कर लिया, ठीक। उसके बाद फिर आ जाओ 3 पर, 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 के साथ और 3 के साथ और 5 के साथ। 3 1 3 3 3 5, फिर सेम जो कहानी है वो 5 के साथ है। ये 5 1 से रिलेट कर रहा है, 5 3 से रिलेट कर रहा है और 5 5 से रिलेट कर रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 1 के साथ ही रिलेट करेगा, क्यों, तभी ये रिलेशन जो है डिफाइन होगा कि ऑड माइनस ऑड वही आपको इवन देगा। तो 1 3 5 के साथ ही रिलेट कर रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑड के साथ ही रिलेट कर रहा है। एंड सिमिलरली इधर है 2, इधर है 4, इधर है 2, इधर है 4। तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 2 है तो 2 के साथ क्या आ रहा है, 2 2 के साथ क्या आ रहा है, 4। तो 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 4 2 के साथ रिलेट कर रहा है और 4 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 4 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 4 4 के साथ, मतलब दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। Hence, it is proved that all elements of 1 3 5 are related to each other, and
all elements of 2, 4 are related to each other. But no element of 1, 3, 5 is related to 2, 4. अगर 1 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ 4 के साथ अगर रिलेट करा दें तो 1 - 4 क्या हो जाएगा -3, और -3 का मॉड क्या हो जाएगा 3। वो ऑड नहीं, वो ऑड होगा, वो इवन नहीं होगा। और रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को इसका डिफरेंस इवन चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहे ऐसे करो, और हाँ ये ऐसे तो कर ही दो तो आसान पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप ये ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग निकाल कर दिखा दो, है ना। कि उसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 और 5 1 5 3 5 5 ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक तरफ अलग से लिखकर दिखाइए, ठीक है। और 2 2 2 4 और 4 2 4 4 ये एग्जिस्ट कर रहा है, उस तरह से लिखकर दिखाइए। मतलब तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में आपको ऐसे लिखकर दिखाना है जैसे कि आप टीचर को समझा रहे हैं, है ना। तो वो आपको लिखकर दिखाना है। तो ये तो एरो डायग्राम मेथड हो गया, एक वो स्टेटमेंट के तौर पर आप लिखकर दिखा सकते हैं। और इनके सॉल्यूशंस अगर आप नेट पर भी ढूंढेंगे ना तो अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरीके से कर रखा है। तो टीचर यहाँ पर एक तरीके पर एडामेंट पर चेक नहीं करता, वो देखता है कि भाई बच्चे ने किस तरीके से कर रखा है, और वो एक बार उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद फिर उस पर मार्क्स देगा। क्योंकि इसमें एक फिक्स मेथड नहीं होता, जैसे मैथ्स में जनरली फिक्स मेथड्स होते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाना है, ये प्रोसीजर है, तो एक फिक्स प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं अलग तरीके से। उसके अलावा बताइए भी कौन सा है 8th वाला 5th वाला हो गया था तो फिर बताओ, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी थोड़ा सा, अब जैसे ये वाला था इससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें चेक करना है, you check whether the relation this is reflexive, symmetric or transitive। अभी करते हैं। बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में आता हूँ। अब देखिएगा इसमें ना चेक करना है हमको, तो यहाँ दे रखा है R इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 में
relation R, it is defined as A comma B such that A comma B such that A is less than equal to B cube. A is less than equal to B cube. ठीक है. और check whether the relation R in capital R. तो अब इन्होंने ना जैसे लिखा हुआ है R, तो स्मॉल r, एक तो R लिखा हुआ है नॉर्मली, और एक R थोड़ा ना डार्क करके लिखा हुआ है, ऐसे डार्क करके. तो ये जो डार्क करके R लिखा हुआ होता है, दिस R इज फॉर रिलेशन, और ये जो डार्क करके यानी कि बोल्ड में जो लिखा हुआ है, दिस इज फॉर रियल नंबर्स. ठीक है. तो इस बार क्या हुआ कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये दे दिया था कि उस रिलेशन का जो यूनिवर्स है, उस रिलेशन का यूनिवर्स बस एक सेट है 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 के अलावा हमें और कोई नंबर चेक करना ही नहीं था. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर, अब मुझे चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखिएगा रिफ्लेक्सिविटी. तो जब यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है, तो रियल नंबर का मतलब ये है कि भाई सारे के सारे नंबर्स के लिए तो चेक कर पाना हमारे लिए मुश्किल है. ठीक है. तो वो रोस्टर फॉर्म बना पाना ऐसे में मुश्किल हो जाता है कि आप रोस्टर फॉर्म बना पाए, वो नहीं बन पाएगी. अभी क्या करना होगा? A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब. ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एनी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करा जा सकता है. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे क्लियरली A comma A does not belong to R. A comma A does not belong to R. क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि क्या A जो है कोई भी नंबर वो अपने ही क्यूब से छोटा या उसके बराबर हो पाएगा? बराबर तो हो जाएगा. बिलोंग्स टू R. अच्छा, नेगेटिव वाला अगर हम सोचें, कोई नेगेटिव वाला नंबर सोचें, तो नेगेटिव वाला नंबर मान लीजिए मैंने -2 ले लिया, तो -2 हाँ डज नॉट बिलोंग्स टू R. हम ये कहेंगे फॉर नेगेटिव में नहीं होगा. हाँ, नेगेटिव में नहीं होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव होता तब तो मैं कह देता कि हाँ चलिए, अगर सिर्फ मान लीजिए ये दे रखा होता कि द रिलेशन दिस R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो तब तो हो जाता. कैसे होता? अगर पॉजिटिव नंबर देखते हैं तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब. बिल्कुल ठीक है. 1 क्यूब से छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, लेस देन हो या इक्वल हो. दूसरा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब. 2 का क्यूब क्या होता है? 8. तो इसमें क्या है, अब 2 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है, लेकिन उससे छोटा है. तो इधर वाला टर्म जो है वो इधर वाले टर्म से या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में तो सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव में नहीं करेगा. तो उस चीज़ को आप एग्जांपल देकर समझाएंगे. ठीक है. एग्जांपल देकर कैसे समझाएंगे? फॉर एग्जांपल 2,2 implies that 2 is sorry 2,2 नहीं -2, -2 implies that -2 is less than equal to -2 का क्यूब, मतलब -2 is less than equal to -8. यहाँ पर लिख दीजिए फॉल्स, क्योंकि -2 जो है वो ना तो -8 के इक्वल है ना, और -2 ना ही -8 से छोटा है, -2 तो -8 से बड़ा है. तो नेगेटिव नंबर जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा. समझ गए? ठीक है. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो जहाँ पर चेक करना होगा वहाँ पर आप एग्जांपल लेकर उसको प्रूव करके दिखा देंगे. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है. समझ गए? क्लियर है? हाँ जी. ऑनलाइन प्रतीक कौस्तव क्लियर है? यस सर. ठीक है. चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं. अब जरा चेक करेंगे सिमेट्री के लिए. ये मिटा रहा हूँ फिर से. सिमेट्री में यहाँ पर भी लिखिएगा क्लियरली A, B, क्लियरली इफ A, B
belongs to R, then B, A does not belongs to R. ठीक है, B, A does not belongs to R. ठीक है, अब देखिए जैसे डिबेट कंपटीशन होता है ना, तो डिबेट कंपटीशन में एक तो ये होता है कि ये फॉर में बोल रहा है, एक होता है कि अगेंस्ट में बोल रहा है। तो जो फॉर वाला है उसकी अप्रोच ये रहती है कि जो भी टॉपिक दे रखा है मुझे उसके फॉर में ही सोचना है, मुझे उसके फॉर में ही सोचना है, मतलब मुझे फ्लो के साथ में ही बहना है। अच्छा, और जो दूसरा है जो अगेंस्ट में रहता है उसको ये है कि आई हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो, तो वो उसी तरीके से सोचेगा। तो जहाँ पर भी प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ पर आपको ये सोच रखनी है कि मुझे इसको प्रूव करना है कैसे भी करके। जहाँ पर भी चेक वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपकी अप्रोच ये रहेगी कि आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा पेयर ढूंढूं कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव साबित हो जाए, मैं ऐसा पेयर ढूंढूं कि ये नॉट सिमेट्रिक साबित हो जाए। तो हम इस तरीके से इसमें उल्टी अप्रोच लेकर चलेंगे, उसमें सीधी अप्रोच लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे सोचना है कि नॉट सिमेट्रिक तो ऐसे ही हो जाएगा। कैसे होगा कि अगर मान लीजिए मैं इसमें भी एक एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये मैं आपको समझाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये एग्जाम में आप इसी तरीके से एग्जांपल लिखकर अब उसको क्लियरली प्रूव करके आएंगे कि हाँ ये ऐसे हो गया है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, जैसे 2,3, सिंपली ले लो यहाँ पर, तो 2,3, तो 2,3 implies that 2 is less than equal to 3 का क्यूब, मतलब 2 is less than equal to 9। ठीक है, 2 9 से छोटा है, ठीक है। एंड अब जरा 3,2 के लिए चेक करिए, 3,2 नहीं, हाँ 3,2 पर तो सेटिस्फाई हो रहा है। 1,3 ले लूँ अगर, तो 1 9 से छोटा हो जाएगा ना, हाँ, तो 1 is less than 9। और अब अगर मैंने 3,1 ले लिया, 3,1 ले लिया, तो इट implies that 3 is less than equal to 1 का क्यूब, मतलब 3 is less than equal to 1। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे फॉल्स। मुझे बस एक भी पेयर अगर ऐसा हो गया ना, अगर मान लीजिए दिमाग में आता है अरे सर सारे के सारे पेयर सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, एक ही तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं, हर एक सेटिस्फाई करे। अगर एक भी ऐसा मिल रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने को पहले 2, 3 और 3, 2 ले रहा था, तो इत्तेफाक से वहाँ क्या हो रहा था कि 3,2 पर 3 is less than equal to 2 का क्यूब, यानी कि 3 8 से छोटा आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसको हटा दिया, समझ गए। तो हमको यहाँ अप्रोच ये लेकर चलनी है कि कैसे भी करके हमें ये ढूंढना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, उल्टी अप्रोच लेकर चलना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जरा ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में सोचकर बताइए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ट्रांजिटिविटी? सर नहीं होगा। क्या नंबर लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया या मिक्स लिया? सर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। सर पॉजिटिव लेके भी नहीं होता, नेगेटिव में तो नहीं होना, पॉजिटिव में चेक नहीं करना। चलिए, क्लियरली इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C does not belongs to R। बता दो भाई क्या एग्जांपल लिया है? सर 8 and B3 C2। सर एग्जांपल लिया था -2 और -1। नॉर्मली बता दो पॉजिटिव वाला क्या? 8 and B3 C2। चलो, A को ले लिया 10, B को ले लिया 3 और C को ले लिया 2, तो जानबूझकर घटते हुए नंबर ले लिए। ठीक है, A को 10 और B को 3 लिया जैसे, ठीक है, तो A, B belongs to R, मतलब 10 is less than equal to 3 का क्यूब, 10 is less than equal to 27, less than equal to 27, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। 10 is less than equal to 27 तो ट्रू है। ठीक है, अच्छा, अब and BC belongs to R, BC belongs to R, तो B को क्या लिया 3, C को क्या लिया 2, तो 3 is less than equal to 2 का क्यूब, yes, 3 is less than equal to 8, ट्रू, ये भी ठीक है। तो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2 ले ली। अब इसके बाद
अब AC के लिए चेक करना है, यानी कि A शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, वो नहीं हो रहा है। यहां लिखेंगे A कॉमा C, सो A कॉमा C implies that A कितना है यहाँ पर 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू C कितना है 2, 2 का क्यूब, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये फॉल्स हो गया। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि जो टाइप्स है ना वो एनसीईआरटी वाली टाइप्स सफिशिएंट है। इसमें टीचर भी जो है बिल्कुल अलग अलग टाइप्स कुछ बना कर दे दे, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि रिलेशन फंक्शन के इतने टफ टफ क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि चेक भी उन्हीं को करना पड़ता है। फिर हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल देगा, जब हर बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल देगा तो टीचर का भी दिमाग लगेगा, उसमें लगता रहेगा, देखता रहेगा एक ही क्वेश्चन को। तो जनरली इसका जो क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का आएगा, और वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए यही रिलेशंस आएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, कोई इक्का दुक्का रिलेशन, जैसे एक बार बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया था GIF, याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं उनसे अलग एक बार GIF आया था, वो मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा चलिए जी, बाकी सभी बच्चों से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक सारे हो गए। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहे हैं कि आपको कोई ना कोई एग्जांपल देना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल देना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल ऐसा देना है कि जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, कुछ इस तरीके का रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, खुद सोचिए, कोई भी ऐसा रिलेशन जो सिर्फ सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। बड़ा आसान सा है, हमने भी करा भी था। सर बोलो। mod of A minus B is odd। अरे कुछ और सोचो ना। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या बोल रहे हो? मॉड ऑफ A माइनस बी इज ऑड। यस सर। ये कहाँ से आया दिमाग में? अभी जो हमने करा था ना, मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन। तो पहली चीज ये है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव ना हो। अब जब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A कॉमा A पर चेक करना पड़ेगा, A कॉमा A पर। तो हम ये कहेंगे इसमें रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं है। हो सकता है आप कुछ और सोचो, आप कुछ और सोचो, आप कुछ और सोचो, तो अलग अलग हो सकता है। रिफ्लेक्सिविटी में आप यहाँ पर प्रूव करके इसको दिखाएंगे कि फॉर A कॉमा A के लिए क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ A माइनस A में से A को ही अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, विच इज इवन। ये इवन है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगला देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है? सिमेट्री में ये है कि अगर A माइनस बी का मॉड ऑड है तो B माइनस A का मॉड क्या होगा? वो ऑड होगा या इवन होगा? तो आप ये कहेंगे इफ, इसमें इफ वाली कंडीशन लेकर चलते हैं कि पहले ही मुझे ये पता है कि A कॉमा B एग्जिस्ट कर रहा है,
यानी कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी का मॉड इज ऑड, ये ऑड दे रखा है, then b comma a implies that b minus a का मॉड is also odd। आप खुद सोचिए, अगर मैंने मान लो 1 माइनस 4 कर रहा हूँ मैं, इधर a मेरे लिए 1 है, मान लीजिए a 1 है और b 4 है, तो अगर मैं 1 माइनस 4 का मॉड कर रहा हूँ तो 1 माइनस 4 क्या होगा, -3 का मॉड क्या हो जाएगा, +3 क्या है, ऑड है, उसको पलट दो 4 माइनस 1 कर दो, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, +3 का मॉड भी +3, वो भी ऑड। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेने वाले क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, साफ बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, क्योंकि पेपर में ना एक स्टैंडर्ड की बनती है कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब हर बच्चा अलग सोचकर अलग एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, तो टीचर तो बेचारा लगा ही रहेगा। चलिए जी, सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव तो किसी भी तरह से नहीं होगा, कैसे, सिमेट्रिक तो ये हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, ट्रांजिटिविटी में आप ये कहेंगे इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई नंबर ले लीजिए, ए कॉमा बी ऑड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, डिफरेंट नंबर चाहिए होंगे, एक ऑड चाहिए और एक इवन चाहिए। तो मैं जानबूझकर क्या लेने वाला हूँ, इफ a is equal to 2, if a is equal to 2 and b is equal to 3, मैंने जानबूझकर ये ऐसा ले लिया नंबर कि a हो गया इवन और b हो गया ऑड। ठीक है, तो हम जब इवन और ऑड नंबर लेंगे तभी तो उनके डिफरेंस का मॉड जो है वो ऑड आएगा, समझ गए। अच्छा, तो इट इम्प्लाइज दैट मॉडुलस a माइनस b मतलब मॉडुलस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑड आ गया। ठीक, अच्छा, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, कैसे, अब देखिए b को 3 लिया है तो b को तो 3 ही लेना पड़ेगा, है ना, b को जब एक जगह 3 लिया दूसरी जगह भी 3 ही लेना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कि इसका दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है वो इसके पहले एलिमेंट में सेम होना चाहिए। अच्छा, b को 3 ले लिया, अब जानबूझकर तो c है, जानबूझकर क्या वैसे लेंगे ही हम उसको इवन ही लेंगे क्योंकि तभी उसका रिजल्ट ऑड आएगा। तो इसको c को अब मैंने क्या ले लिया, 6 ले लो, तो एक ऑड हो गया और एक इवन हो गया, ऑड और इवन हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ से कि b माइनस सी, तो मॉडुलस ऑफ b माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का मॉड, 3 माइनस 6 का मॉड कितना आ गया, 3 आ गया। ये भी और अब किस किस को रिलेट करना है, c को और a को देखना है। तो आप देखते ही समझ गए कि a भी इवन है और c भी इवन है और इवन का डिफरेंस तो इवन ही आएगा, ऑड या ऑड का डिफरेंस इवन ही आएगा। ठीक है, तो सेम का डिफरेंस इवन और डिफरेंट का डिफरेंस यानी कि ऑड और इवन का डिफरेंस वो ऑड। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे a कॉमा c implies that magnitude of modulus of 2 minus 6, तो ये क्या हो गया 4 आ गया which is इवन है। तो a कॉमा c does not belongs to R, a comma c does not belongs to R, so it is not transitive, it is not transitive। बोलिए जी, क्लियर, समझ गए। अच्छा, और
5-6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके, ट्राई करोगे खुद से एक बार? बताइए भाई, अगर इतना कर चुके हैं तो आगे के करेंगे एक बार ट्राई, ठीक है? एक बार ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, ठीक है? आसान है क्वेश्चंस, कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, एक बार को थोड़ा सा अजीब लग सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलिए जी ट्राई करिएगा। और आप दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम आए, पुराना अगर करना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? तो फिर मैं संडे को या सैटरडे को क्लास लेकर करवाता हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है फिर। मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, जहाँ पर भी डाउट है वो मेरे से पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस देता हूँ।